Assalamu alaikum, dear students. Today we will continue with our previous topic, that is pituitary. And in pituitary gland हमने वहां पर कंप्लीट किया है बेटा पहला वाला लोब जिसका नाम है इंटीरियर पिट्यूटरी और जिसको हम कहते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस। डियर स्टूडेंट्स, हमने इस लोब को इस पिट्यूटरी को हमने कंप्लीट किया है। तो जहां पर हमने ये देखा है कि इंटीरियर पिट्यूटरी जो है ये सबसे बड़ा लोब है पिट्यूटरी ग्लैंड का, और इस लोब से 6 हार्मोन सिक्रीट होते हैं। उन हार्मोन्स को हमने डिटेल्ड पढ़ा है और फिर हमने वहां पर ये भी देखा है कि ये जो है इंटीरियर पिट्यूटरी, इसमें सेल्स होते हैं जो सेल्स खुद 6 हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं जब यहाँ पर इंफॉर्मेशन पहुंचती है हाइपोथैलेमस से। तो आज का जो हमें पढ़ना है, तो टुडे हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी और न्यूरोहाइपोफाइसिस को पढ़ेंगे। तो बेटा आप देखो न्यूरोहाइपोफाइसिस, अगर आपको वो पिछले वाले लेक्चर्स याद होंगे तो वहां पर मैंने आपको ये बताया है कि जो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उसको हम और एक नाम से पुकारते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस, और इसको हम पारस नर्वोसा भी कहते हैं। पारस नर्वोसा नर्वोसा। तो वहां पर मैंने आपको ये बताया है बेटा कि ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ये छोटा लोब है एंड इट कॉन्स्टिट्यूट्स 25% ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये भी हमने बेटा पढ़ा है पिछले वाले लेक्चर्स में। तो फिर आप वहां पर मैंने आपको ये बताया है कि जब पोस्टीरियर पिट्यूटरी कम्युनिकेट्स विद हाइपोथैलेमस बाय मींस ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स के जरिए ये कम्युनिकेट करता है हाइपोथैलेमस के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एडिनोहाइपोफाइसिस और हाइपोथैलेमस के दरमियान जो कनेक्शन है दैट इज थ्रू ब्लड वेसल्स। ठीक है, ये हमने वहां पर देखा है। अब आप यहाँ पर देखो, ये जो बेटा यहाँ पर आप डायग्राम की तरफ देखो, ये हाइपोथैलेमस है। इस हाइपोथैलेमस में यहाँ पर कुछ सेल्स होते हैं। इन सेल्स को हम कहते हैं न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। इन सेल्स को हम कहते हैं न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। आप देखो क्या है, इनको हम न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स क्यों कहते हैं? बिकॉज दीज सेल्स दे प्रोड्यूस सिक्रीशंस, दे प्रोड्यूस 2 हार्मोन्स, उनको हम कहते हैं न्यूरो हार्मोन्स। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि ये जो है इन न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, इन न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के जो एक्सॉन्स है, ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल है, यहाँ पर इसकी सेल बॉडी है मेन सेल, इनके जो एक्सॉन्स हैं, इनके एक्सॉन्स यहाँ पहुंचते हैं इस वाले लोब में पोस्टीरियर पिट्यूटरी के साथ। ठीक है, तो आप देखो ये डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी के साथ ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, और अल्टीमेटली एट देयर एंड, तो यहाँ पर ये एंड होते हैं इन एक्सॉन्स का, जिनको हम कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल्स, एक्सॉन टर्मिनल्स आपको बेटा ये याद होगा जब हमने पढ़ा था नर्वस सिस्टम, तो वहां पर मैंने आपको दिखाया है एक्सॉन टर्मिनल्स के बारे में। तो आप देखो ये जो एक्सॉन टर्मिनल्स हैं, तो यहाँ पर इन एक्सॉन टर्मिनल्स के पास थोड़े से यहाँ पर बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर्स। इन बैग लाइक स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं वेसिकल्स, एंड हियर इन पिट्यूटरी दीज वेसिकल्स आर कॉल्ड हेरिंग बॉडीज। इनको हम हेरिंग बॉडीज कहते हैं। ये जो वेसिकल्स हैं, इन वेसिकल्स को हम यहाँ पर हेरिंग बॉडीज भी कहते हैं। हेरिंग बॉडीज, हेरिंग बॉडीज क्या है? सिंपली आप याद रखो बेटा कि ये जो है एक्सॉन टर्मिनल्स, जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के जो एक्सॉन्स हैं, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के लोब में होते हैं, तो उनके एंड्स पर, इनके टर्मिनल्स पर वहां पर छोटे वेसिकल्स होते हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं हेरिंग बॉडीज। अब देखो क्या होता है, ये जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं, these न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स दे प्रोड्यूस 2 हार्मोन्स। इनसे ये जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स है हाइपोथैलेमस, यहाँ पर याद रखो हाइपोथैलेमस में न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं। तो ये जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं दे प्रोड्यूस 2 हार्मोन्स, इनसे 2 हार्मोन्स निकलते हैं। उन हार्मोन्स को हम कहते हैं एडीएच, ए को कहते हैं एडिनो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जो दूसरा जो है उसको हम कहते हैं
यहाँ से दो हार्मोन सिंथेसिस होते हैं, इनको हम न्यूरो हार्मोन्स भी कहते हैं। तो यूजुअली दो हार्मोन्स ये न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। एक का नाम है एडीएच, मतलब एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ठीक है। तो दूसरे को हम कहते हैं ऑक्सीटोसिन। कहां पे सिंथेसिस होते हैं? यहां पर हाइपोथैलेमस में। फिर यहां से एक्सॉन्स के जरिए ये हार्मोन्स यहां पर इन हेरिंग बॉडीज और इन वेसिकल्स में स्टोर रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, यहां पर कोई भी हार्मोन सिंथेसिस नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, इट स्टोर्स टू हार्मोन्स। यहां पर दो हार्मोन्स स्टोर रहते हैं जो एक्टिवली सिंथेसिस होते हैं हाइपोथैलेमस में। तो हम यहां पर ये बताएंगे कि दैट ये जो है न्यूरो हाइपोफाइसिस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इट स्टोर्स टू हार्मोन्स। तो हम यहां पर कहेंगे कि इट इज द स्टोरेज ऑफ टू हार्मोन्स। दो हार्मोन्स का ये स्टोरेज है। सिंथेसिज्ड, कहां पर सिंथेसिस होते हैं? सिंथेसिज्ड इन हाइपोथैलेमस, जो हाइपोथैलेमस में सिंथेसिस होते हैं। बट ये जो दो हार्मोन्स निकलते हैं वो यहां पर स्टोर होते हैं, और यहां से वो तब रिलीज होते हैं जब यहां पर नरो इम्पल्स पहुंचती है। मतलब जब इनको रिलीज होना है तो पहले यहां एक्सॉन्स के थ्रू यहां पर नरो इम्पल्स पहुंचती है, फिर जाके यहां थ्रू एक्सोसाइटोसिस के जरिए वो दो हार्मोन्स इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं। तो हम यहां पर ये बताएंगे कि ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, इट इज द स्टोरेज ऑर्गन। तो हम यहां पर स्टोरेज लोब बताएंगे। इट इज द स्टोरेज लोब ऑफ टू हार्मोन्स जो एक्टिवली हाइपोथैलेमस में सिंथेसिस होते हैं। बट इन कंट्रास्ट टू दिस, यहां पर जो एडिनोहाइपोफाइसिस है, एडिनोहाइपोफाइसिस में क्या है, इसके बरअक्स यहां पर इसके अपने ही सेल्स सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। वो यहां पर हमने ये आपको बताया है कि ये जो एडिनोहाइपोफाइसिस है, इसके सेल्स खुद हार्मोन सिक्रीट करते हैं जब इनको यहां से मैसेज आती है कि इनको कौन सा हार्मोन सिंथेसिस और बनाना है। बट इन कंट्रास्ट यहां पर आप पोस्टीरियर पिट्यूटरी में बेटा देखो, यहां पर कोई भी हार्मोन सिंथेसिस नहीं होता है, बल्कि यहां पर दो हार्मोन्स इन वेसिकल्स में, जिन वेसिकल्स को हम कहते हैं हेरिंग बॉडीज, यहां पर दो हार्मोन्स स्टोर रहते हैं जो एक्चुअली हाइपोथैलेमस से सिंथेसिस होते हैं, ठीक है बेटा। तो यहां पर आपने ये देखा, ये मेन डिफरेंस है एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस के दरमियान। आप देखो यहां से कितने हार्मोन सिक्रीट होते हैं, तो आप यहां से दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। तो आप देखो कौन कौन से हार्मोन से। फर्स्ट हार्मोन को हम कहते हैं बेटा एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं ADH, ठीक है। और इसको हम और एक नाम से भी पुकारते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड वैसोप्रेसिन। इसको हम वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, ठीक है बेटा। आप देखो ये जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है, और जिसको हम ADH सिंपली कहते हैं, और जिसको हम वैसोप्रेसिन कहते हैं, कि इसकी क्या फंक्शन है और ये कब रिलीज होता है इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी से और पार्स नर्वोसा से। देखो बेटा, जब हमारी बॉडी में वाटर की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, मतलब थ्रू स्वेटिंग, एक्सेसिव स्वेटिंग, या डायरिया के जरिए वाटर कम होता है, या हेमोरेज होगा ब्लड लॉस के जरिए, ब्लड का वॉल्यूम कम होगा तो वहां पर ब्लड वाटर भी लॉस होता है। तो उस टाइम क्या होता है, यहां से ये एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, और जिसको हम वैसोप्रेसिन कहते हैं, यहां से रिलीज होता है। देखो बेटा इसकी क्या फंक्शन है। दिस वैसोप्रेसिन और ADH हार्मोन, it acts on the
डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और यहाँ पर मैं आपको देखूंगा ये होस्ट हार्मोन जिसको हम कहते हैं एडीएच। ठीक है, आप शॉर्ट में आप याद रखो एडीएच। फिर से मैं बताऊंगा, इसका जो मतलब है वो है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। अब देखो बेटा इसकी क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में। देखो जब मैंने भी आपको बताया जब वाटर की कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में कम हो जाती है तो ये एडीएच हार्मोन यहां से निकलता है। देखो ये क्या करता है, इट एक्ट्स ऑन द डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन। देखो बेटा ये नेफ्रॉन है जो आपने पढ़ा होगा मैट्रिक में, ठीक है, ये नेफ्रॉन है, ठीक है, दिस इज ए नेफ्रॉन, ये हेनरीज लूप है, ठीक है, मैं यहाँ पर शॉर्ट बनाऊंगा थोड़ा, दिस इज नेफ्रॉन, ठीक है, ये मैं यहाँ पर शॉर्ट थोड़ा बनाऊंगा, दिस इज डीसीटी, ठीक है, दिस इज कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, दिस इज कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। देखो बेटा ये नेफ्रॉन है हमारी किडनी में, जब वाटर की कंसंट्रेशन कम होती है तो ये एडीएच क्या करता है, ये एंटी डाययूरेटिक हार्मोन क्या करता है, इट एक्ट्स ऑन दिस पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, इट इज कॉल्ड डीसीटी, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, इसको कहते हैं नेफ्रॉन का पार्ट होता है, और ये जो है इसको कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट। देखो क्या होता है जब वाटर की कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में कम होती है तो ये यहां से निकलता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, ये एडीएच यहां से ये रिलीज होता है, ये एडीएच हार्मोन यहां से रिलीज होकर इट एक्ट्स ऑन द सेल्स ऑफ दिस डीसीटी, जिसको हम कहते हैं डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन, एंड इट आल्सो एक्ट्स ऑन द सेल्स ऑफ कलेक्टिंग डक्ट। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि यहाँ से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट मतलब यूरिन आता है, जो फिल्ट्रेट यहाँ से आता है यूरिन बन के आता है तो यहाँ पर पहुँचता है, उस यूरिन में उस फिल्ट्रेट में यूजुअली वाटर होता है, मतलब वाटर होता है, उससे क्या होता है कि ये एडीएच इट एक्ट्स on the cells of DCT and collecting duct and promotes their reabsorption of water back from this filtrate। जो इस वाले फिल्ट्रेट में जो यहाँ से यूरिन बन के यहाँ से आता है, इस वाले फिल्ट्रेट में अभी भी वाटर मौजूद होता है, बट जब एडीएच यहाँ से निकलता है it promotes the reabsorption of water from this, तो यहाँ से वाटर की एब्जॉर्प्शन बैक होता है इस वाले फिल्ट्रेट से। इससे क्या होता है कि इससे ये होता है कि हमारी बॉडी में वाटर की कंसंट्रेशन फिर से इंक्रीज होती है। तो therefore we can say that the ADH, और इसको हम कहते हैं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, it promotes the reabsorption of water from filtrate, glomerular filtrate in DCT मतलब distal convoluted tubule and collecting duct of nephron। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि वाटर की कंसंट्रेशन फिर से हमारी बॉडी में बरकरार रहती है, नॉर्मल पे आता है। ठीक है, और जब वाटर की कंसंट्रेशन बराबर हमारी बॉडी में पहुंचता है फिर क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली ये एडीएच की कंसंट्रेशन नीचे आ जाती है, हमारे इस वाले न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के पास मैसेज पहुंचती है, ठीक है, थ्रू फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए इनको मैसेज पहुंचती है, नहीं अब बॉडी में वाटर की कंसंट्रेशन बराबर हुई है तो अब क्या है, अब एडीएच की कंसंट्रेशन भी नीचे चली जाती है। तो therefore we can say the important function of ADH is to promote the reabsorption of first function, जो हम इसकी लिखेंगे एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की, the first function it promotes the reabsorption, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन reabsorption of water, ठीक है, from distal convoluted tubule, distal convoluted tubule, ठीक है बेटा, ट्यूब्यूल जिसको हम डीसीटी भी कहते हैं, एंड collecting duct, ठीक है, of nephron,
नेफ्रॉन के इन पर अटैक करता है और वहां से वाटर रिअब्सॉर्ब होता है। तो इससे क्या होता है? इससे ये होता है बेटा कि हमारे ब्लड का जो वॉल्यूम है वो बराबर अपनी जगह पे जाता है। तो फर्स्ट फंक्शन। सेकंड फंक्शन जो है इसकी, इट एक्ट्स, सेकंड जो है इसकी फंक्शन, सेकंड फंक्शन ये परफॉर्म हमारी बॉडी में ये करता है कि दैट इट एक्ट्स ऑन द involuntary in involuntary involuntary muscles of intestine, gallbladder and smooth muscles of blood vessels, smooth muscles of blood vessels, smooth muscles of blood vessels, ठीक है, blood vessels, and causes their contraction, उनकी कंट्रैक्शन में ये करता है। देखो इससे क्या होता है, देखो बेटा इट एक्ट्स, ये यूजुअली हमारे ब्लड वेसल्स के मसल्स पे एक्ट करता है। उससे क्या होता है, वहां पर कंट्रैक्शन हो जाती है। जब कंट्रैक्शन होती है उससे ये होता है कि हमारी बॉडी में जो ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन रहता है, वो बराबर होता है, ठीक है ना। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन मतलब कि ये इट शोज प्रेशर इफेक्ट इन आवर बॉडी। और जब इसकी कंसंट्रेशन कम होती है, जब ये कुछ रीजंस के से मतलब जब ये हाइपोसिक्रीट होता है, उस टाइम क्या होगा, देखो उस टाइम एक डिजीज होती है जब इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है, मतलब एडीएच की कंसंट्रेशन जब कम हो जाती है ड्यू टू सम रीजंस, व्हाट हैपेंस, उससे ये होता है कि हमारी बॉडी में जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो नीचे चली जाती है। क्योंकि ऐसे पर्सन में क्या होता है कि जिसमें इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है, जब ये कम निकलता है, हाइपोसिक्रीशन में निकलता है, तो उससे ये होता है कि पर्सन में क्या होता है कि जो मतलब उसकी बॉडी से जितना भी वाटर होता है वो बाहर आ जाता है, वो यूरिन के साथ बाहर निकलता है। उससे ये होता है कि पर्सन में मतलब ऐसे पर्सन थर्स्टी होता है, मतलब पानी पीता है तो बाहर सिर्फ बाथरूम, एक मतलब यहाँ से पानी यहाँ से बाथरूम, सिर्फ मतलब बाहर 5 मिनट के बाद ऐसा पर्सन बाथरूम जाता है। तो इस ऐसे पर्सन में एक डिजीज लगती है, उस डिजीज को हम बेटा कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। इंसिपिडस, हाँ यस, मतलब इट इज हाइपोसिक्रीशन, हाइपोसिक्रीशन causes a disease, उस डिजीज को बेटा हम कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस। तो इसमें एक डिजीज होती है जिसको हम कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। तो ऐसे पर्सन में क्या होता है कि ऐसे पर्सन में मतलब सिर्फ जितना भी वाटर होता है वो बाहर निकलता है, तो ऐसे पर्सन में डिहाइड्रेशन होती है। और अगर ऐसे पर्सन को हम एक दिन के लिए वाटर बंद करेंगे तो उसकी डेथ भी हो सकती है। वो इससे यहाँ मतलब डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है, इसमें डिहाइड्रेशन होती है, डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो और प्लस क्या होता है, प्लस ऐसे इंसान को बहुत थर्स्टी होता है, थर्स्टी। और क्या होता है, इससे जो ब्लड वॉल्यूम जो है, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीजेस। जब ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो ऐसे पर्सन में ब्लड प्रेशर भी नीचे चला जाता है। और ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए ऐसे पर्सन को बहुत पानी पीनी पड़ती है। और इस वाले डिजीज में डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है कि यूजुअली एज नॉर्मल पर्सन तकरीबन 1 से 2 यूरिन बाहर, मतलब 1 से 2 लीटर्स यूरिन मतलब एक नॉर्मल पर्सन बाहर उसकी बॉडी से निकलता है। बट इस वाले डिजीज में क्या होता है, तकरीबन 20 लीटर्स यूरिन इसकी बॉडी से तकरीबन बाहर आता है। दिस इज द फंक्शन एज वेल एज जब इसकी कंसंट्रेशन जब ये हाइपोसिक्रीट होता है हमारी बॉडी में, तो इससे क्या असर पड़ता है हमारी बॉडी में। तो दिस इज द फर्स्ट हार्मोन जो इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे एडीएच जिसको हम
एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं और वेसोप्रेसिन भी कहते हैं बेटा। इट प्रमोट्स द reabsorption of water from collecting duct and distal convoluted tubule of nephron. प्लस इस क्या करता है, इट प्रमोट्स द कंट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, इंटेस्टाइन्स की जो मसल्स है या गॉल ब्लैडर की मसल्स हैं वहां पर भी इससे कंट्रैक्शन होता है। इससे ये होता है कि हमारी बॉडी में जो प्रेशर है वो मेंटेन रहता है। तो ये दो फंक्शंस करता है, प्रेशर इफेक्ट एंड एंटी डायूरेटिक इफेक्ट। ठीक है, तो ये इसके और इससे एक डिजीज होती है जब ये हाइपोसिक्रीट होता है, जब इसकी कंसंट्रेशन कम होती है, उस वाले डिजीज को हम कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। तो डायबिटीज इंसिपिडस में ये होता है कि वाटर जो है हमारी बॉडी से वो बाहर निकलता है थ्रू यूरिन। एंड डायबिटीज इंसिपिडस इज डिफरेंट फ्रॉम डायबिटीज मेलाइटस, जो जिसको हम कहते हैं शुगर की बीमारी, वो अलग है बेटा। वो इंसुलिन की वजह से होती है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर ब्लड की में शुगर की लेवल बढ़ती है, बट ये उससे डिफरेंट है। इसको कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज क्यों कहते हैं यहाँ पर, तो वहां पर भी क्योंकि यहाँ पर भी थर्स्ट होता है इंसान, तो वहां पर भी थर्स्टी बहुत ज्यादा प्यास लगती है। ठीक है, तो वो वहां पर हम उसको डिस्कस करेंगे जब हम वहां पर पहुंचेंगे। तो अब हम दूसरा हार्मोन यहाँ पर देखेंगे। उस हार्मोन का नाम है बेटा, दूसरा हार्मोन जो इस वाले पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, जब यहाँ पर इंफॉर्मेशन पहुंचती है, जब यहाँ पर न्यूरो इम्पल्स पहुंचती है हाइपोथैलेमस से, उस हार्मोन को हम कहते हैं ऑक्सीटोसिन, और इसको हम और एक नाम कहते हैं पिटोसिन। अब देखो बेटा, ये जो ऑक्सीटोसिन है और पिटोसिन है, ये कब रिलीज होता है? डियर स्टूडेंट्स, ये जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो ये ऑक्सीटोसिन निकलता है, इट इज रिलीज्ड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। जब बच्चे का जन्म होता है, जब पार्चुरेशन होती है, तो उसी टाइम पे ये ऑक्सीटोसिन यहाँ पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। तो इसकी क्या फंक्शन है? फर्स्टली it acts on the muscles of uterus, on the muscles of uterus। ये यूट्रस के मसल्स पे एक्ट करता है। मतलब जब बच्चे की जन्म होता है, जब डिलीवरी होती है, तो ये उस टाइम निकलता है, इट एक्ट्स ऑन द मसल्स ऑफ यूट्रस। उससे क्या होता है, जब ये उस पे एक्ट, इट कॉजेस द कंट्रैक्शन, इट कॉजेस देयर कंट्रैक्शन। और उससे क्या होता है, जब कंट्रैक्शन होती है प्लेसेंटा का, तो इससे यूट्रस में जो वहां पर होता है कंट्रैक्शन, इससे ये होता है कि बच्चा जो है उसकी बर्थ इजीली होती है। तो therefore it acts on the muscles of uterus and causes their contraction से उसकी यूट्रस की कंट्रैक्शन होती है। ठीक है ना, कंट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर और जिसको हम डिलीवरी के कहते हैं, ये डिलीवरी के टाइम में पे निकलता है। उससे क्या होता है, एंड मेक्स द बर्थ ऑफ चाइल्ड इजी। और इससे ये क्या होता है कि बच्चे की जन्म इजीली होता है। एंड कॉजेज, ठीक है ना, कॉजेज द डिलीवरी, कॉजेज द बर्थ ऑफ चाइल्ड इजी। तो इससे क्या होता है कि चाइल्ड का जन्म बहुत इजी तरह से होता है। तो दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड बर्थ हार्मोन। इसको हम बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। तो देयरफॉर यहां पर आप लिख सकते हैं बेटा कि देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड बर्थ हार्मोन। तो हम यहां पर लिखेंगे देयरफॉर आल्सो कॉल्ड बर्थ हार्मोन। इसको हम बर्थ हार्मोन भी बेटा कहते हैं, बर्थ हार्मोन। अगर आपसे कोई कहेगा कि बर्थ हार्मोन कौन सा हार्मोन, किस हार्मोन को कहते हैं, आप यहाँ पर बताएंगे बेटा कि वो ऑक्सीटोसिन को कहते हैं और पिटोसिन को कहते हैं। तो देखो बेटा, जब लेबर होती है, लेबर को प्रमोट करने के लिए, तो वहाँ पर उस टाइम एक यही इंजेक्शन किया जाता है, पिटोसिन का इंजेक्शन वहाँ पर लेडीज को दी जाती है, तो ताकि बच्चे की जन्म इजीली हो पाए। ठीक है ना, तो ये यही हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन है, जिससे बच्चे की बर्थ होती है इजी। ठीक है ना, तो फर्स्ट फंक्शन इसकी यही है। तो इसीलिए हम इसको बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। तो ये एट द टाइम ऑफ बर्थ
ये रिलीज होता है इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। तो फर्स्ट फंक्शन है इसकी। तो दूसरी फंक्शन क्या है? जब बच्चे का जन्म होता है, फिर क्या है? जब बच्चा जन्म लेता है, फिर आफ्टर बर्थ बच्चा जो पहला काम करता है वो है सकलिंग ऑफ मिल्क। तो ब्रेस्ट से मिल्क निकलना चाहिए। हमने पढ़ा है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन पर मैंने आपको वहां पर वो बताया है कि जो प्रोलैक्टिन की फंक्शन है, द फंक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन is to promote the production of milk in mammary glands। ब्रेस्ट में मिल्क वो हार्मोन बनाता है, फिर वहां से वो हार्मोन निकलना चाहिए। देखो क्या होता है कि जब बच्चा जब सक करता है आफ्टर बर्थ, फिर क्या होता है कि ये जो हार्मोन है यही ऑक्सीटोसिन, इट एक्ट्स ऑन द मेमोरी ग्लैंड्स के मसल्स पे एक्ट करता है एंड हेल्प्स टू लेट डाउन द मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट्स। ये जो ब्रेस्ट से मिल्क निकलता है वो इसी हार्मोन की वजह से निकलता है, प्रोवाइडेड क्या जब बच्चा जब पहला सकलिंग करता है तो ये हार्मोन वहां से फिर मिल्क निकलता है कि मिल्क इंजेक्शन में ये मदद करता है। तो देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड मिल्क इंजेक्शन हार्मोन भी हम इसलिए इस हार्मोन को कहते हैं। तो देयरफॉर आफ्टर बर्थ इट हेल्प्स टू लेट डाउन, टू लेट डाउन, ठीक है, टू लेट डाउन मिल्क, ठीक है, मिल्क फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है ना, ब्रेस्ट जिनको हम कहते हैं। मेमोरी ग्लैंड से जो मिल्क निकलता है तो ये तब निकलता है जब ये हार्मोन वहां पे होता है, ठीक है ना। तो देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड मिल्क इंजेक्शन हार्मोन। तो देयरफॉर हम यहां पर ये कहेंगे आल्सो कॉल्ड मिल्क इंजेक्शन हार्मोन, इसीलिए हम मिल्क इंजेक्शन हार्मोन भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप मेन 2 पॉइंट्स आप यहाँ पर याद रखेंगे, मोटे मोटे 2 पॉइंट्स। पहला पॉइंट आप यहाँ पर बेटा ये याद रखेंगे कि ये हार्मोन जो है ऑक्सीटोसिन, इसको हम बर्थ हार्मोन कहते हैं। क्यों कहते हैं बर्थ हार्मोन? बिकॉज इट हेल्प्स द बर्थ ऑफ चाइल्ड by through contraction of uterus at the time of delivery or labor। first point। second point आप बेटा यहाँ पर याद रखेंगे कि it is also called milk injection hormone। milk injection hormone इसको क्यों कहते हैं? because it helps to let down milk, to release the milk from the mammary glands after the suckling by infant। जब infant suckling करता है तो वहां से जो मिल्क निकलता है तो वो इसी हार्मोन की वजह से निकलता है। क्योंकि आपको ये पॉइंट्स क्यों याद रखने हैं? आपकी नीट में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं बेटा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज आल्सो कॉल्ड मिल्क इंजेक्शन हार्मोन। वहां पे आता आएगा प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन आएगा, ऑक्सीटोसिन आएगा और भी 2 आएगा। अब फिर वहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बच्चे इस तरह से कंफ्यूज होते हैं कि वो वहां पर समझते हैं कि प्रोलैक्टिन इज आल्सो कॉल्ड लैक्टोजेनिक हार्मोन, इससे दूध निकलता है। नहीं बेटा, याद रखना कि ये जो प्रोलैक्टिन है, प्रोलैक्टिन हेल्प्स टू प्रोड्यूस मिल्क, टू सिंथेसाइज मिल्क। उसका काम ये है दूध बनाना ब्रेस्ट में, फिर दूध को बाहर निकालना काम जो है वो है ऑक्सीटोसिन का। तो therefore it is also called milk injection hormone। अब अगर वहां से इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि which of the following hormone promotes the synthesis and production of milk in breasts, वहां पर ये आएंगे तो वहां पर प्रोलैक्टिन को देखेंगे, ठीक है ना। तो ये मेन डिफरेंस है और इस हार्मोन को हम बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। आप नीट के पेपर्स देखो, पुराने ईयर्स के पेपर्स देखो, वहां पर आप देखेंगे ऐसे क्वेश्चंस। तो इंशाल्लाह जो आने वाले लेक्चर्स होंगे तो मैं वहां पर आपको वो पेपर्स भी दिखाऊंगा, वहां पर सिखाऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं आपकी नीट में, ठीक है ना। एंड इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एंड नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड दैट वी विल स्टार्ट इन नेक्स्ट लेक्चर इज विल बी थायराइड ग्लैंड। तो दूसरी सबसे मतलब अहम ग्लैंड जो है हमारी बॉडी की तो वो है थायराइड ग्लैंड। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बट टू गेट दैट लेक्चर तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा फिर से अगेन कि आप ये जो चैनल है इसको आप ज्वाइन करो और आप इसको सब्सक्राइब करो, तो यू विल गेट द अपडेटेड